5वें पेज पे शायद 6वां क्वेश्चन था, है ना? हाँ, 5th पेज पे 6th क्वेश्चन। रीड कर लें एक साथ। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो। देखो ये है इसका सॉल्यूशन। उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है? ऐसा नहीं कि हर बार हम प्रेजेंटेशन चेंज करें। मैंने तुम्हें जो बताई वो बिल्कुल सही है, वो हर क्वेश्चन में अप्लाई करो। इनका छोटा क्वेश्चन होता है तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन हो तो सही प्रेजेंटेशन करते हैं। हम सारे क्वेश्चन में सही प्रेजेंटेशन कर लेंगे, समस्या थोड़ी है कोई। ओके, मैच कर गया आंसर। तो ये प्री प्रॉफिट कितना आ गया? 360 आया तुम्हारा। और पोस्ट का प्रॉफिट कितना आया? 181,240 सभी का आया ये। ओके, ठीक है। और लिखने के लिए आपको ऐसा लिखना हो तो 360 कहां जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, ऐसा। वर्किंग नोट तो ठीक है, हम देख लेंगे। अब मैंने तुम्हें कौन सा क्वेश्चन दिया? ये वाला क्वेश्चन है ना, रामा उद्योग। देख लेते हैं इसको रीड करके। क्या लिखा है कि रामा उद्योग लिमिटेड was incorporated on 1st August 2013. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April 2013. कब से बिजनेस को एक्वायर किया गया है? 1st अप्रैल 13 से। और इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? अगस्त में। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेशन हो गया है। पहले कहा ड्यूरिंग द ईयर 13-14 द टोटल सेल्स पर 36 लाख, पूरी सेल है 36 लाख। द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर पर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर। इसका क्या मीनिंग हुआ? सेल्स पर मंथ in the first half year were half of what they were in later half year. हर महीने की सेल शुरुआत में आधी थी, बाद में बढ़ गई। सही है? सेल्स रेशो निकाला तुमने। और एक बहुत टेक्निकल बात होती है जो कभी कभी समझ में आएगी, ये जरूर देख लेना ईयर कब एंड हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि ईयर शुरू जनवरी से हो और एंड मार्च में हो। कि जनवरी से बना रहे थे, फिर सोचा चलो मार्च में खत्म करेंगे, तो कितने महीने का हो जाएगा? 15। और हम बाय डिफॉल्ट क्या सोचेंगे? 12 का होगा। हम 12 में से प्री हटाएंगे, पोस्ट अपने आप निकलेगा, जो कि गलत निकल आएगा। और एक बार रेशो गलत हो गया तो फिर तो क्वेश्चन के सही होने की संभावना ही खत्म है। चलो सेल्स रेशो बताओ जल्दी से। 2:7 है, देख लेते हैं हम। यहां पे इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है। तो ये 4 महीने क्या हो गया? प्री। और ये 8 महीने क्या हो गया? पोस्ट। तो अगर टाइम रेशो की बात करें तो वो क्या हो गया? 4:8, मतलब 1:2। क्या इसमें कोई डाउट? अब हमें किसके बारे में बात करनी है? सेल्स रेशो की। तो उन्होंने बोला कि शुरुआत के 6 महीने की सेल बाद के 6 महीने की सेल की अपेक्षा आधी थी, हर महीने की सेल। तो अगर हम शुरुआत बाद की सेल को x माने तो ये हो जाएगा 0.5x। या फिर ऐसा मान लो कि बाद के 6 महीने की सेल या 2 मान लें, 2x 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 और 2x। तो फिर ये क्या हो जाएगी? x x x x x x। अब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल क्या हो जाएगी? 4x। और पोस्ट पीरियड की सेल क्या हो जाएगी? हो जाएगी 2x और ये 12x, है ना? तो 14x। तो सेल्स रेशो क्या हो जाएगा? 4:14, दैट इज 2:7। क्या कोई डाउट? पक्का? ठीक है,
क्वेश्चन को आगे रीड कर देते हैं, सड़े सड़े से क्वेश्चन है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख वाज वर्क आउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है? 2 लाख का है, जो इन खर्चों को चार्ज करने के बाद आया है। इस क्या करें हम नेट प्रॉफिट को बांटे, क्या हमें क्या चाहिए? जीपी चाहिए, है ना। हम ग्रॉस प्रॉफिट को किस रेशो में बांट देते हैं? फिर सेल से बांट देते हैं और बाकी खर्चों को बांट देते हैं। तो अब ऐसा करो, जीपी निकालो। तो कैसे निकालेंगे जीपी को? नेट प्रॉफिट में से जो खर्चे हटा दिए गए हैं उन खर्चों को वापस से ऐड कर दोगे तो क्या निकल आएगा? जीपी निकल आएगा। ओके, तो कैलकुलेटर से निकाल के बताएं जीपी कितना आ रहा है। सारे लोग समझ गए कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट में खर्चे जोड़ दोगे जो कि माइनस हो चुके हैं। जीपी इक्वल टू क्या होता है? तो जीपी इक्वल टू होता है, सॉरी, नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? जीपी माइनस एक्सपेंस। तो जीपी में से एक्सपेंस हटा दो तो नेट प्रॉफिट आता है। तो अपन को अगर जीपी चाहिए तो नेट प्रॉफिट और एक्सपेंस को जोड़ लो, है ना, कि ये खर्चे हटाने के बाद इतना बचा, तो खर्चे हटाने के पहले इतना रहा होगा, तो जीपी निकल आएगा। बताएं फिर से कितना आ रहा है? 5,40,000। किस रेशो में बटेगा? सेल्स के रेशो में। बस अब जल्दी जल्दी बोलते जाना, 2 मिनट में तो क्वेश्चन होते हैं इसके, है ना। डेप्रिसिएशन किस रेशो में बटेगा? बोलो किस रेशो में? टाइम में, क्योंकि तो साल का लगता है ना। मान लो 20% की रेट है तो साल भर का 20% लगेगा। अगर 6 महीने के निकाले तो 6 महीने का निकलेगा। सही है। अच्छा, डायरेक्टर की फीस बोलो जल्दी जल्दी। पोस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, टाइम की सेल, टाइम में बैठेंगे। हाँ, अब ऑफिस में लाइट जल रही तो जल रही, अब कस्टमर नहीं बैठा तो बंद करके बैठ जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंस किस रेशो में बैठेंगे? सेल्स। ये बात मैंने अभी नहीं बताई और अभी बताऊंगा भी नहीं। इंटरेस्ट टू वेंडर कल डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त 2013, अगस्त तक का ब्याज, 31 अगस्त तक का ब्याज। ठीक है, तो देख लें ध्यान से। मैंने बोला था कि जो पोस्ट पीरियड का होगा पोस्ट में जाएगा, जो प्री पीरियड का होगा प्री में। तो ब्याज अगस्त तक का है। तो इस डेट तक का ब्याज कितना है? 5,000। तो इसमें से यहां तक का जो होगा वो प्री में आएगा और ये जो होगा वो पोस्ट में आएगा। तो कितने महीने का ब्याज है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 5 महीने का ब्याज है। इसमें से 4 महीने का प्री, 1 महीने का पोस्ट। ऐसा क्यों है बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन कल। हाँ हाँ, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं तो टाइम के रेशो में। अगर अदरवाइज फिक्स एसेट वगैरह का बताते पूरा कब खरीदा गया, कहाँ खरीदा गया, तो ऐसा। जैसे आपके पास सपोज करो 1 लाख का एसेट है, ठीक है, फिक्स एसेट 1 लाख का है और डेप्रिसिएशन की रेट है 15%। तो कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा? 15,000। तो 15,000 कब से कब तक का हो जाएगा? शुरू से लेके एंड तक का हो जाएगा। हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? अगर हम किसी चीज को फरवरी की 1 तारीख को खरीदें तो उसमें हम कितना डेप्रिसिएशन लगाते हैं? 2 महीने का। जब से हमने इस एसेट को क्या किया है? होल्ड करके रखा है। डेप्रिसिएशन का सीधा रिलेशन एग्जैक्ट ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, लेकिन रेशनल बेसिस क्या है? टाइम। अदरवाइज तो डेप्रिसिएशन का संबंध एग्जैक्टली, अगर आप कॉस्टिंग लगाओगे, कॉस्टिंग पढ़ो, आप अकाउंट छोड़ो, कॉस्टिंग पढ़ोगे तो फिर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस बेस पे लगेगा। लेकिन ये कॉस्टिंग नहीं है। अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगता है ये स्टैंड के हिसाब से, और ये स्टैंड में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिक बेसिस पे लगता है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज मशीन ज्यादा चल गई तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दें, कल मशीन कम चली तो कम कर दें। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है उसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे जब, उसमें लिखा है कि डेप्रिसिएशन मींस सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट की डेप्रिसिएबल वैल्यू का सिस्टमेटिक एलोकेशन करना क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो आप रैंडम कुछ नहीं कर सकते, आपको सिस्टमेटिक करना है ना। तो आपने 15% पर एनम रेट कैसे होती है डेप्रिसिएशन की? पर एनम होती है ना। अगर कोई रेट पर एनम है तो उसका किससे संबंध है? टाइम से। नहीं तो उस पर एनम किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को, है ना, कि भाई साल भर है तो 15%, आधा साल है तो 7.5। ओके,
हो गया ये? ये वाला क्वेश्चन देखना, ग्लोरियस प्रोमोटर ऑफ ग्लोरियस, ढूंढो ये कहां पे है। नाइन्थ क्वेश्चन है, देखिए होमवर्क लिखो इसको। अब इसमें एक पॉइंट है, सैलरी किस रेट में बटेगी, जल्दी जल्दी बोलते जाना। टाइम, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रेवलर कमीशन। ट्रेवलिंग हम कब करते हैं, एजेंट कब ट्रेवलिंग पे जाता है, या सेल्स मैनेजर ट्रेवलिंग पे कब जाते हैं, जब उनको क्या करना हो, सेल करना। डिस्काउंट अलाउड, बेड एंड, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस नहीं पता अभी, डेप्रिसिएशन, टाइम डिवेंचर कंटेस्ट, पोस्ट। ऑडिट फीस का क्या करना है, तो ए साइलेंट हो तो अजम्पशन लेना है। अजम्पशन दो तरीके हो सकते हैं। आप मान सकते हो कि जो ऑडिट फीस है वो किससे बिलोंग कर रही होगी, कंपनी से, तो वो कहां जाएगा, पोस्ट में। अदरवाइज अगर आप मानो कि वो जो ऑडिट है वो टैक्स ऑडिट की फीस है, तो टैक्स ऑडिट कब होती है, ये बात हमें आराम से डिस्कस करनी थी, थोड़ा जल्दी में आ गए, आराम से। कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी है, ठीक है, वो तो होना ही है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो और चाहे कंपनी को लॉस हो। क्या इस बात में कोई डाउट? अब बताएं, अदर किसी दूसरे पर्सन का, नॉर्मल किसी पर्सन का कंपनी ऑडिट तो नहीं होगा, मतलब कंपनी ऑडिट तो कंपनी का होगा, तो दूसरे लोगों का कौन सा ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट। क्या हर किसी का टैक्स ऑडिट होता है? नहीं। टैक्स ऑडिट किस बात पे डिपेंड करता है, आपके टर्नओवर पे। अगर आपका टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट होगा, अगर टर्नओवर 100 लाख से नहीं है ज्यादा तो आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। सही है? फिर से बोला, टैक्स ऑडिट कब होता है किसी असेसी का अदर देन कंपनी, जब उसका टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा हो। तो यहां लिखा है ऑडिट फीस, अगर एक कंपनी ऑडिट है तो पोस्ट में जाएगा। अगर एक टैक्स ऑडिट है, अजम्पशन है ना, अजम्पशन ले रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है। अगर एक टैक्स ऑडिट है तो टैक्स ऑडिट का संबंध किस बात से होता है, कब होता है टैक्स ऑडिट, जब आपका टर्नओवर 100 लाख से ज्यादा हो। तो टैक्स ऑडिट का संबंध टाइम से नहीं है, टैक्स ऑडिट का संबंध सेल से है। तो अगर हम इसको टैक्स ऑडिट का अजम्पशन लेते हैं तो ये कहां जाएगा, सेल्स में जाएगा। अगर इसको हम कंपनी ऑडिट मानते हैं तो पोस्ट में जाएगा। इस बात को मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, लिखवाऊंगा कल, है ना। अभी तो होमवर्क देना है, तो मुझे होमवर्क देना है, इसलिए मैं अपना आंसर बता रहा हूं। इसको तुम एज्यूम कर लेना। इस क्वेश्चन में देखो 1600 लाख रुपए का टर्नओवर है, मतलब 100 लाख के ऊपर तो चला ही जाएगा, तुम कैसे भी बांटो। इसलिए इसमें अजम्पशन क्या लेना चाहिए तुम्हें, क्या होगा, टैक्स ऑडिट होगा। अगर टैक्स ऑडिट होगा तो किस में जाएगा, सेल्स। मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। मैं तो ये क्वेश्चन होमवर्क करवाना है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसको तुम्हें क्या अजम्पशन लेना है, टैक्स ऑडिट। प्रॉपर लिखवाऊंगा, है ना, मैंने पॉइंट छोड़ रखे थे। एक क्वेश्चन और होमवर्क बस। सीट देना, एक मिनट। जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ऐसा कोई साइन बना देना कि हो गया, ये तो फिर से कर लो तुम। क्वेश्चन नंबर 16 मई 2018 में 10 नंबर का आया था, सबसे आखिरी क्वेश्चन, और 10 नंबर का आया था, मतलब इंटर का क्वेश्चन है। मैं तो समझाया था गुणा करना है तुम्हें 5 का इंटर वालों को। तो सबसे आखिरी क्वेश्चन सीट का, सबसे आखिरी क्वेश्चन, सबसे आखिरी क्वेश्चन सीट का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16, और ये कितने मार्क्स का आया था, मई 18 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था।
ये तो सिमिलर ही क्वेश्चन हो रहा है जैसा अभी अभी दिया मैंने तुम्हें। तो यही तो कह रहा था मैं कि सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। चलो एक कर लेना, दोनों कर लेना, ठीक है, दोनों कर लेना। हर क्वेश्चन की 10 रुपए की पेनल्टी। कल आए और आज आए थे और करके नहीं आए तो 10 रुपए जमा करने पड़ेंगे, चाहे 10 रुपए जमा करके ही निकल जाओ तुम ऐसे करके लाना, ठीक है। हमें जो खत्म, जो लोग ग्रुप 1 वाले हैं वो एडवांस करना चाहें तो कर सकते हैं। जो केवल ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजिकली अच्छा हो सकता है कि वो ग्रुप 1 प्लस एडवांस की तैयारी कर लें। एडवांस सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, इजी टू स्कोर। और एक मार्क्स सब्जेक्ट तुम्हें अगर जिंदगी में कभी एग्जामिनेशन चाहिए और तुम्हारी कभी ना आई हो तो एडवांस में ला सकते। एडवांस में ऑर्डिनरी तरीके से आप 70, 75, 80, 85 नंबर तक पहुंच जाते। 70, 74 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। कई लोगों को मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाते हैं ग्रुप 2 क्लियर में करने में, 5 से 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं, लेकिन वो एडवांस आराम से 70, 75, 72 नंबर आराम से आते हैं। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको, अगर आपको लग रहा है कि यार टाइम बच जाता है ग्रुप 1 के साथ, तो ग्रुप 2 की एडवांस कर सकते हो। इसलिए वो ग्रुप 1 के टाइम के बाद रखी गई है, ठीक है, 7 से 9, जो कि 7 से 8:30 लूंगा आज मैं, है ना। आज वैलेंटाइन डे, तुम्हें कहीं जाना होगा।
हाउस द जोश? हाई है लो है? बहुत बढ़िया दुबे जी में, जयराम जी की भी है। करें स्टार्ट? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं अपने पास। आईपीसीसी वाले कितने हैं यहाँ पर? एंटर वाले